बहू घर की लक्ष्मी या सिर्फ एक नौकरानी। साक्षी की बताई हुई बात को सुनकर बाबूजी एकदम सन्ने रह जाते हैं। उनका चेहरा उतर जाता है और वह गहरे सदमे में बोलते हैं, ये सब मेरी ही गलती है। उस बेचारी बच्ची के साथ हमेशा नाइंसाफ़ी हुई, हमेशा उसे ताने मिले, तकलीफ़ें मिली और मैं चुप रहा। अगर मैं उस वक्त पर कुछ किया होता, अगर मैंने उसकी शादी इस नालायक से नहीं करवाई होती तो आज शायद वह खुश होती। नरेंद्र धीरे से आगे बढ़ता है। पापा, एक बार मेरी बात सुनिए। बाबूजी सख्ती से बोलते हैं। मुझे कुछ सुनना नहीं है। नरेंद्र मुड़ता है। माँ, आप तो मेरी बात समझो। लता जी, जो अब तक कुछ बोल नहीं पाई थी, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह कांपती हुई आवाज़ में बोलती हैं, तेरे साथ जितना गलत हुआ होगा उससे ज़्यादा गलत तो तूने अपनी बीवी के साथ कर दिया, जिसे कभी एक लफ्ज़ तक नहीं कहा, जो हर दर्द को चुपचाप सहती रही, जिसे तूने धोखा दिया। नरेंद्र कुछ बोलने ही वाला होता है कि तभी एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ता है। धड़ाक। पूरा चेहरा एक तरफ घूम जाता है। सब लोग हैरान होकर देखते हैं कि वह थप्पड़ किसी और ने नहीं बल्कि लता जी ने मारा था। लता जी गुस्से में कांपते हुए बोलती हैं, अभी ही के अभी यहाँ से निकल जा। मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है। जिस इंसान ने अपनी बीवी की आंखों से बहते हुए आंसू तक न देखे हों, वह मेरे लिए अब मेरा बेटा नहीं रहा। नरेंद्र अब एकदम शांत और शर्मिंदगी से खड़ा रह जाता है। उसकी आंखें झुक जाती है और उसके पास अब कोई जवाब नहीं बचता। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में तभी तारुण दौड़ते हुए आता है। तारुण घबराया हुआ, माँ को क्या हुआ? माँ हॉस्पिटल में क्यों है? वह चारों तरफ देखता है। तभी उसकी नज़र अपने पिता पर पड़ती है। वह गुस्से से उसकी तरफ बढ़ता है। अब क्या किया आपने माँ के साथ? आपको तो कभी पसंद ही नहीं थी माँ। आज ऐसा क्या हुआ कि वह अस्पताल में पड़ी है? नरेंद्र बोलने ही वाला होता है, तभी स्वीटी आती है और रोते हुए सारी की सारी सच्चाई बता देती है। तारुण की आंखें लाल हो जाती है और वह कांपती आवाज़ में बोलता है, आज आपने हर रिश्ते को शर्मसार कर दिया है। सच कहूँ, आज आपको पापा कहते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। अब सब कुछ सन्न हो जाता है। तभी नर्स भागते हुए आती है। पेशेंट को होश आ गया है। सब लोग जल्दी जल्दी कमरे की तरफ भागते हैं। कमरे में अनु का बेड। अनुसुईया की आंखें खुली होती है, लेकिन चेहरे आंसुओं से डूबा होता है। जैसे ही वह बच्चों को देखती है, वह जोर से चिल्ला पड़ती है, तुम लोग मेरे बच्चे। तीनों बच्चे स्वीटी, सीडी और तारुण भागकर अपनी माँ से लिपट जाते हैं। कमरे में सिसकियाँ और प्यार भरे आलिंगन का माहौल बन जाता है। तभी दरवाजे से नरेंद्र अंदर आने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे एक सख्त आवाज़ गूंजती है, रुक जाइए। तारुण पीछे मुड़कर देखता है और बोलता है, अब आपकी ज़रूरत नहीं है, हम अपनी माँ को संभाल सकते हैं। नरेंद्र वहीं दरवाजे पर खड़ा रह जाता है। भीगी आंखों से अन्नू को देखता है। उसे रोते हुए, टूटते हुए देखता है और पहली बार वह अपने गुनाह का बोझ अपने दिल में महसूस करता है। अंदर कमरे में माहौल भारी और शांत है। डॉक्टर धीमे स्वर में, अब इन्हें थोड़ा आराम चाहिए, आप सब लोग बाहर चलिए। सब लोग एक एक कर बाहर निकल जाते हैं। बस स्वीटी और साक्षी और बाबूजी थोड़ी देर वहीं खड़े रहते हैं। स्वीटी धीरे से माँ का माथा सहलाती है। स्वीटी, माँ बस करो, आप अकेली नहीं हो, हम सब आपके साथ हैं, आप मत रोइए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अनुसुईया लगातार सिसकियाँ लेती है, लेकिन कोशिश करती है खुद को संभालने की। साक्षी अनु के पास आकर उसे संभालती है। अनु, बस, अब बस, तू क्यों रो रही है? इसमें तेरी तो कोई गलती नहीं, तूने कुछ गलत नहीं किया, अब प्लीज़ अब शांत हो जा। डॉक्टर अनु की तरफ
देखकर आपको अपने आप को संभालना होगा। आपकी तबीयत पहले से ही ठीक नहीं है। अगर ऐसे ही रहा तो आपकी हालत बिगड़ सकती है। डॉक्टर ने सभी को अब प्लीज़ आप लोग बाहर जाइए और इन्हें आराम करने दीजिए। अनु के बेड पर सब लोग धीरे धीरे अनुसुईया के पास से बाहर आ जाते हैं। साक्षी कमरे का दरवाज़ा हल्के से बंद करते हुए बोलती है, अनु तू बस आराम कर, सब ठीक हो जाएगा। बाबूजी अनु के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हैं। तू चिंता मत कर बेटी, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तू जो भी फैसला लेगी उसमें मैं तेरे साथ खड़ा रहूँगा। और फिर वह चुपचाप बाहर निकल जाते हैं। तो चिंता मत कर बेटी, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तू जो भी फैसला लेगी मैं तेरे साथ खड़ा रहूँगा। फिर वह चुपचाप बाहर निकल जाते हैं। नर्स आती है और अन्नू को फिर से एक इंजेक्शन देती है। कुछ ही देर में अन्नू नींद में चली जाती है। साक्षी सबकी तरफ देखती है। आप लोग घर जाइए, अन्नू अब सो रही है, मैं यहीं रुकती हूँ। बाबूजी, हाँ बेटा, तू ठीक कह रही है, हमें अब चलना चाहिए। साक्षी स्वीटी और सिड्डी से कहती है, तुम दोनों अपनी मम्मी के पास रहना और कोई ज़रूरत हो तो फ़ोन करना। फिर अपनी सभी फ्रेंड्स से तुम लोग भी कर जाओ। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं अकेले ही संभाल लूँगी अनु को। मैं ये नरेंद्र। सभी दोस्त सहमति से सिर हिलाते हैं और निकल जाते हैं। नरेंद्र, जो अब तक चुप खड़ा था, वह धीरे से बोलता है, मैं यहीं रहूँगा अगर कुछ ज़रूरत हुई तो। लेकिन तभी तरुण तीखी आवाज़ में बोलता है, आपकी ज़रूरत नहीं है। पूरा माहौल फिर से सख्त हो जाता है। लता जी बीच में बोलती हैं, तारुण, ये क्या तरीका है अपने पिता से बात करने का। तारुण का चेहरा कठोर हो जाता है। जिसने मेरी माँ को आज इस हालत में पहुँचाया है, उससे अब मेरा कोई रिश्ता नहीं, माँ से है और हमेशा रहेगा। और माँ के साथ जो किया गया है उसके बाद मैं इन्हें पापा बुलाने ते हुए भी शर्म महसूस करता हूँ। लता जी चुप हो जाती हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये कड़वा सच उन्हें भी चुभा था। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में रात का समय था। सन्नाटा। साक्षी, लता, नरेंद्र, बाबूजी, बाकी सब बाहर खड़े। नरेंद्र गुस्से में लेकिन कमजोर आवाज में बोलता है, मैं अभी तुम्हारा पिता हूँ और तुम मेरी संतान हो। तारुण आंखों में आंसू लिए हुए लेकिन शब्दों में आग, पिता होने का हक आप उस दिन खो चुके थे जब आपने मेरी माँ की आत्मा तक तोड़ दी। साक्षी बीच में आकर नरेंद्र की ओर इशारा करते हुए, आप जा सकते हैं, यह घर आपका नहीं है। लता गुस्से में, साक्षी, ये हमारे घर का मामला है, तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं। साक्षी शांत लेकिन चुभती हुई आवाज़ में जवाब देती है, हाँ, ये आपके घर का मामला है, लेकिन जो कमरे में ज़िंदगी और मौत से लड़ रही है वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है और उसकी ये हालत आपके बेटे और खुद आप लोगों की वजह से हुई है। सब चुप हो जाते हैं। साक्षी आगे बोलती है, अगर आप लोग उसे बेटी मानते और उसके सपने को पंख देते, वह उसे सिर्फ रसोई और झाड़ू तक सीमित ना रखते। अगर आपने उसे पढ़ने दिया होता तो आज आपका बेटा किसी और औरत के साथ दिखाई देने की हिम्मत नहीं करता। फिर बाबूजी को देखकर नरम पड़ती है, सॉरी अंकल जी, मुझे इस तरीके से बोलना नहीं चाहिए। तारुण बोलता है, मासी आप रुकिए, मैं भी माँ के पास ही रहूँगा, बाकी सब लोग जा सकते हैं। बाबूजी गुस्से में लेकिन थके हुए सर में, सब घर चलो। लता बोलने ही वाली होती है तभी बाबूजी सख्त आवाज़ में कहते हैं, जो देना था वो हम पहले ही नहीं दे पाए, तो अब कम से कम उसके दर्द में नमक तो मत छिड़को, चुपचाप चलो। अन्नू को साक्षी और तारुण संभाल लेंगे। फिर बाबूजी पीछे मुड़कर साक्षी से कहते हैं, कोई ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर देना बेटा, कल हम फिर आएंगे अन्नू से मिलने के लिए। एक एक करके सब चुपचाप निकल जाते हैं। कॉरिडोर में सन्नाटा छा जाता है। सिर्फ साक्षी और तारुण
और अंदर बेहोश पड़ी अनसुईया। हॉस्पिटल कॉरिडोर में रात के सन्नाटे के बाहर एक बेंच पर तारुण बैठा और उसकी आंखें नम। साक्षी उसके पास आती है और उसके कंधे पर हाथ रखती है। तारुण रोते हुए, माँ को इस हालत में देखकर दिल टूट गया है मासी। मैं सोच भी नहीं सकता कि पापा ऐसा करेंगे। और वो नताशा जो खुद को माँ की बहन कहती थी, क्या कोई बहन अपना बहन का घर ऐसे तोड़ता है? साक्षी धीरे से लेकिन मजबूरी, बेटा जो हुआ वो तो बहुत ही गलत हुआ, लेकिन अब माँ को टूटने मत देना, वह बहुत ही मजबूत है। पर इस बार उसे अपने लिए जीना होगा। साक्षी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं कुछ दिन ही तुम्हारे घर रही, पर जितनी तकलीफ मैंने अन्नू की आंखों में देखी वह बहुत ही भारी थी। उसने सबके लिए सब कुछ सहा। अब बारी है कि वह खुद के लिए कुछ करे, और इस बार तुम बच्चों को उनके साथ खड़ा होना होगा। तारुण आंखों से आंसू पोंछता है और आवाज़ में गुस्से में कहता है कि मैं उस नताशा को कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। माँ के साथ धोखा करने वालों को सज़ा ज़रूर मिलेगी। पापा से ये उम्मीद नहीं थी। साक्षी हाथ पकड़कर, बेटा ये समय गुस्सा करने का नहीं है। अब तुम्हारी माँ को तुम्हारे प्यार और सहारे की ज़रूरत है। अब रोना बंद करो और थोड़ा आराम करो। सुबह तक तुम्हारी माँ को तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। तारुण धीरे से फिर सिर हिलाता है और आंखें बंद कर कर उस बेंच पर बैठकर शांत हो जाता है। इस कहानी को आगे सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।